हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मुझे अभिलाषा है कि सभी विद्यार्थी खुश होंगे और जो हमने अध्ययन किया था वो हमारा सीरीज जो श्रृंखला चल रही थी वो सीरीज चल रही थी अभ्यारण्य, राजस्थान के अभ्यारण्य। हमने राजस्थान के अभ्यारण्यों में पढ़ा। सबसे पहले हमने राष्ट्रीय अभ्यारण्यों के बारे में चर्चा की, उसके बाद हमने वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में चर्चा की। यदि हमने देखा कि राजस्थान का जो प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य था रणथंभौर अभ्यारण्य, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। उसके बाद हमने कैवलादेव अभ्यारण्य, उसके बारे में चर्चा की। तीसरा आता है हमारा दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उसके बारे में चर्चा की। हमने कई अभ्यारण्यों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो अभ्यारण्य पढ़ेंगे वो अभ्यारण्य होगा हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही हो, सभी सुन रहे हो, देख रहे हो, इस वीडियो को सभी सुखबीर सर भरतपुर नाम चैनल है, इसको सभी सब्सक्राइब और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। आज हम राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। ये देखा जाए तो कोई सा भी हम अभ्यारण्य पढ़ें तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ पढ़नी चाहिए अभ्यारण्य में। सबसे पहले उसकी स्थापना कब हुई। उसके बाद हम पॉइंट पढ़ते हैं कि कौन से जिलों में, कौन से स्थान पर। नंबर तीसरी बात करें कि जो राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य, इसका जो विस्तार है, ये विस्तार कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। नंबर नेक्स्ट जाने कि इसमें किस प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और यह जो अभ्यारण्य है, यह अभ्यारण्य किसके लिए, कौन से पक्षियों के लिए जाना जाता है। इसमें सर्वाधिक कौन से वृक्षों की बहुलता पाई जाती है। यदि हम वृक्ष देखें कि इसमें कौन से प्रकार के वृक्ष हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, इसमें किस प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, जीव जंतु। अभ्यारण्यों के बारे में हम इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1980 में की गई। जो राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य है, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य की जो स्थापना है, ये स्थापना 1980 में की गई। इसकी स्थापना जैसलमेर व बाड़मेर। यदि हम देखें कि इसकी जो सीमा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य की सीमा जैसलमेर और बाड़मेर तक फैली हुई है। जैसलमेर और बाड़मेर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारा जो राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य है, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य हमारा कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत देखें कि हमारा जैसलमेर के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है और बाड़मेर के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है। जैसलमेर के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसलमेर के अंतर्गत यह 1900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बाड़मेर के अंतर्गत, जो बाड़मेर में फैला हुआ है, बाड़मेर के अंतर्गत 1262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर के अंतर्गत 1262 वर्ग किलोमीटर। यदि कुल राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य जो क्षेत्र में फैला हुआ है तो वो आता है हमारा 3162 वर्ग किलोमीटर। ये तो बात होती है विस्तार की। इसके बाद हम देखते हैं
सबसे पहले पढ़ा हमने राष्ट्रीय मृग उद्यान अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1980 में की गई। यह जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में फैला हुआ है। राष्ट्रीय मृग उद्यान अभ्यारण्य कुल क्षेत्र में जो फैला हुआ है वो 3162.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यदि हम देखें जैसलमेर के अंतर्गत 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर के अंतर्गत 1262.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट यदि हम देखें कि राष्ट्रीय मृग उद्यान अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य एक नाम मात्र का अभ्यारण्य है। यह जो अभ्यारण्य है, यह अभ्यारण्य नाम मात्र का अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य राष्ट्रीय नाम मात्र का अभ्यारण्य है। मतलब ये जो अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य नाम मात्र का राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। इसका नाम ही राष्ट्रीय मृग उद्यान अभ्यारण्य है, परंतु इसे सरकार ने राष्ट्रीय अभ्यारण्य का अभी तक दर्जा नहीं दिया है। सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा, जो राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार के द्वारा 1981 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव भेजा, परंतु केंद्र सरकार ने इस पर किसी प्रकार की कोई अनुशंसा नहीं की। राज्य सरकार ने 1981 में केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव भेजा। जो राज्य सरकार है, इस राज्य सरकार ने 1981 में केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव भेजा, परंतु केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, किसी प्रकार की बात अनुशंसा नहीं की। इस कारण ये अभ्यारण्य जो है, ये अभ्यारण्य हमारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य सिर्फ नाम मात्र का है। यदि हम देखें राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य आता है वो अभ्यारण्य राष्ट्रीय मृग उद्यान अभ्यारण्य आता है। बहुत अच्छा गजब का क्वेश्चन, शानदार प्रश्न, आपसे सीधा ही प्रश्न कर लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य आता है वो हमारा राष्ट्रीय मृग उद्यान अभ्यारण्य आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मृग उद्यान अभ्यारण्य है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य माना गया है वो अभ्यारण्य हमारा राष्ट्रीय मृग उद्यान अभ्यारण्य माना गया है। ये तो हमारा थोड़ा सामान्य परिचय। इसके बारे में यदि हम और देखें तो सबसे उसके बाद आता है कि यह जो अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है, किन पक्षियों के लिए जाना जाता है। तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य के अंतर्गत हम देखें, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए सटीक से सटीक, सरल से सरल प्रश्न लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ तक इस अभ्यारण्य के अंतर्गत ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहेगा जो आपके लिए इस परीक्षा के अंतर किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उस परीक्षा के अंतर्गत कोई ना कोई प्रश्न अवश्य 100% आएगा इसी के अंतर्गत। यदि हम नेक्स्ट देखें, यह अभ्यारण्य, यह राष्ट्रीय मृग उद्यान अभ्यारण्य घोड़ावन पक्षी की शरण स्थली या मैं कह दूं आश्रय स्थली के नाम से जानी जाती है।
आपसे सीधा ही प्रश्न कर लिया जाता है कि घोड़ावन जो पक्षी है वह घोड़ावन पक्षी की शरण स्थली किस उद्यान को जानी जाती है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को घोड़ावन पक्षी की शरण स्थली भी जानी जाती है। यदि हम घोड़ावन पक्षी के बारे में बात करें, इसी के अंतर्गत घोड़ावन पक्षी राज्य पक्षी है। घोड़ावन पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसे कई परीक्षाओं में कई बार पुटअप कर लिया गया है। बहुत अच्छा है, पूछा जाता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो हमारा घोड़ावन पक्षी है। उसे 1983 में इसे राज्य पक्षी का दर्जा दे दिया गया सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हम देखें घोड़ावन पक्षी को कि इसके उपनाम कि घोड़ावन पक्षी को किन किन नामों से जाना जाता है। उपनाम यदि हम देखें, इसी को हम कह सकते हैं शर्मिला पक्षी। शर्मिला पक्षी राजस्थान के किस पक्षी को शर्मिला पक्षी कहा जाता है? सीधा ही पुटअप कर लिया जाता है गुदनबेर। गुदनबेर इसी को कहा जाता है। इसी को कहें हम सोहन चिड़िया। सोहन चिड़िया इसी को कहा जाता है सोहन चिड़िया। हुकना चिड़िया, हुकना पक्षी, हुकना पक्षी भी आ जाता है, सोहन चिड़िया आ जाता है। इसी को कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। शर्मिला पक्षी, गुदनबेर, सोहन चिड़िया, हुकना पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मालमुरड़ी। इसको यदि हम देखें, घोड़ावन पक्षी को शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है, गुदनबेर भी कहा जाता है, सोहन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, हुकना पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट इंडियन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मालमुरड़ी और दोहरा चीता। बहुत गजब का शानदार प्रश्न है। आपसे सीधा ही प्रश्न कर लिया जाता है कि दोहरा चीता के नाम से किस पक्षी को जाना जाता है? तो हमारा जो राज्य पक्षी है उसको ही हम दोहरों का चीता भी कहते हैं। यदि हम देखें इसी के अंतर्गत, यदि हम देखें इसी घोड़ावन के अंतर्गत यदि हम एक सीरीज बनाएंगे और आपके लिए अलग से क्लास लेके आएंगे। नेक्स्ट यदि हम इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत बात करें, सबसे पहले हमने पढ़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य। यह राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य घोड़ावन पक्षी की शरण स्थली या आश्रय स्थली भी कहलाती है। कि घोड़ावन पक्षी की कौन सी शरण स्थली कहलाती है, कौन सा अभ्यारण्य कहलाता है, कौन सा स्थान कहलाता है? तो हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य है। ये घोड़ावन पक्षी की शरण स्थली भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत देखें हम, घोड़ावन पक्षी हमारा जो है राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। 1983 ईस्वी में इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। इसको यदि हम देखें, घोड़ावन पक्षी को किन किन नामों से जाना जाता है जानते हैं? इसको हम शर्मिला पक्षी भी कहते हैं, इसको हम मालमुरड़ी के नाम से भी जानते हैं, सोहन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं, गुदनबेर के नाम से भी जानते हैं, दोहरों का चीता के नाम से जानते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि इस अभ्यारण्य के अंतर्गत एक सर्प पाया जाता है। इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत एक सर्प पाया जाता है, वो सर्प है पीवड़ा सर्प। इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत एक सर्प पाया जाता है और सर्प का नाम आता है पीवड़ा सर्प। रेंगने वाले जीव जंतुओं में राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य के अंतर्गत पीवड़ा सर्प, पीवड़ा सर्प पाया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य के अंदर एक सर्प पाया जाता है, वो सर्प है पीवड़ा सर्प। ये जो सर्प होता है, यह सर्प
किसी व्यक्ति को काटता नहीं है। जब कोई यात्री राहगीर उस मरुस्थल से होकर के जा रहा होता है, यदि वह किसी छाया में, छाया का तो नाम ही नहीं है, यदि वह किसी प्रकार से कहीं पर विश्राम करता है रात्रि में, यदि यह पिवड़ा जो सर्प है, ये पिवड़ा सर्प व्यक्ति जब आराम कर सो रहा होता है तो वह पिवड़ा सर्प उसकी छाती पर जाकर के बैठ जाता है और ये क्या करता है कि उसकी सांसों को अपनी तरफ खींचता है। जब व्यक्ति की सांसों को सर्प अपनी तरफ खींचेगा तो वो सांस कहाँ से लेगा? जो ऑक्सीजन है वो बंद हो जाएगी और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। ये काटता नहीं है, ऐसा जहरीला सर्प है ये। नेक्स्ट यदि हम देखें, इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत निम्न घास पाई जाती है। निम्न प्रकार की घास पाई जाती है। निम्न प्रकार की घास पाई जाती है। यदि हम देखें इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत जो घास पाई जाती है वो निम्न प्रकार की घास पाई जाती है। यदि हम देखें इसमें सेवड़ घास, धामड़ घास, मारत घास, निम्न इत्यादि बहुत प्रकार की घास पाई जाती है यहाँ पर। यदि हम देखें यहाँ पर सेवड़ घास को कई बार पूछ लिया भी गया है और सेवड़ घास के अंतर्गत से हमारा प्रश्न भी पुटअप होता रहता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपकी समझ में आ रहा हो, इस वीडियो को जहाँ जहाँ तक पहुँच रही हो, इसको अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें और इसको सब्सक्राइब करें। मैं लोहागढ़ की पावन भूमि से सुखबीर सर भरतपुर, मैं यूट्यूब चैनल, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट हम देखें, किसी प्रकार का कोई प्रश्न वो लठ गाड़ देंगे, बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें सेवड़ घास के बारे में। सेवड़ घास, ये जो सेवड़ घास है, ये सेवड़ घास हमारे राजस्थान के 2 तहसील आती हैं। उन 2 तहसीलों की बात करें हम, एक तहसील आती है मोहनगढ़ और एक आती है पोकरण। मोहनगढ़ और पोकरण ये दोनों हैं जैसलमेर में। सीधा ही सीधा पुटअप प्रश्न कर लिया जाता है कि पोकरण जो है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो पोकरण जो है वो हमारा जैसलमेर में है और मोहनगढ़ भी कहाँ पर है? हमारा जैसलमेर में। जस्ट यदि हम बात करें इस प्रकार की पट्टी में, यहाँ पर इस प्रकार की पट्टी है और यहाँ पर हमारी जो पाई जाती है वो घास पाई जाती है। घास, जिस घास का नाम है सेवड़ घास। ये घास है हमारी, यहाँ पर जो घास पाई जाती है वो सेवड़ घास पाई जाती है। ये जो सेवड़ घास है, ये सेवड़ घास हमारी एक गांव आता है सम गांव। इस सम गांव के अंतर्गत सर्वाधिक देखने के लिए मिलती है और यह जो इस घास का जो प्रयोग होता है वह प्रयोग कई प्रकार के इत्र पदार्थ बनाने में किया जाता है, सुगंधित पदार्थ बनाने में किया जाता है। यदि मैं कह दूं परफ्यूम वगैरह बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है इत्र का। और जो सेवड़ घास है, इस सेवड़ घास का उपयोग जो दुधारू पशु हैं उन दुधारू पशुओं के लिए भी इस घास का उपयोग किया जाता है। इसके बाद यदि हम देखें सेवड़ जो घास है मेन किसके लिए भी जानी जाती है? सेवड़ घास के अंतर्गत जो हमारा राज्य पक्षी है गोड़ावन पक्षी, वह गोड़ावन पक्षी अपना जो अंडे देता है वो हमारी सेवड़ घास में देता है। आपसे सीधा ही प्रश्न कर लिया जाता है कि कौन सा पक्षी, राज्य पक्षी जो गोड़ावन पक्षी है वह अपने अंडे कौन सी घास में देता है? तो वह हमारा देता है सेवड़ घास में। गोड़ावन पक्षी सेवड़ घास में अंडे देता है। जो हमारा गोड़ावन पक्षी है, ये गोड़ावन पक्षी सेवड़ घास में क्या देता है? अंडे देता है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान अभ्यारण्य के अंतर्गत पिवड़ा सर्प पाया जाता है। यह व्यक्ति की सांसों को अपनी तरफ खींच लेता है जिस कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत निम्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं। सेवड़ घास पाई जाती है, धावड़ घास पाई जाती है, भारत घास पाई जाती है। ये हमें देखने के लिए मिलती है सम गाँव में। सेवड़ घास का जो उपयोग किया जाता है वो इत्र प्रकार की वस्तुएं बनाने में किया जाता है जो कि सुगंधित होते हैं। इसके अंतर्गत देखें, सेवड़ घास का उपयोग हमारे जो जैसलमेर के या सम गाँव के जो लोग हैं वो लोग अपने दुधारू पशुओं के लिए उपयोग में लाने के लिए सेवड़ घास का उपयोग करते हैं। इसी के अंतर्गत यदि हम जाने कि इसी के अंतर्गत एक पट्टी आती है मोहनगढ़, पोखर व मोहनगढ़ के अंतर्गत एक पट्टी आती है। इस पट्टी का नाम होता है भूगर्भिक जल पट्टी। यदि हम कहें इसी के अंतर्गत हमारी एक पट्टी आती है भूगर्भिक जल पट्टी, भूगर्भिक जल पट्टी। यही भूगर्भिक जल पट्टी कहलाती है लाठी सीरीज। आपसे सीधा ही क्वेश्चन कर लिया जाता है, बहुत गजब का शानदार क्वेश्चन है। कई बार इसे राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। लठ गाड़ देंगे, किसी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटेगा। कि लाठी सीरीज, जो लाठी सीरीज है, ये लाठी सीरीज राजस्थान के किस जिले में है? तो लाठी जो सीरीज है वो हमारे राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंतर्गत पड़ती है। यही लाठी सीरीज क्या कहलाती है? भूगर्भिक जल पट्टी कहलाती है। आपसे सीधा ही प्रश्न कर लिया जाता है भूगर्भिक जल पट्टी क्या है? तो भूगर्भिक जल पट्टी क्या है? लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी। यहाँ के अंतर्गत देखें हम, इसी के अंतर्गत एक कूप आता है, एक गांव आता है चांदन गांव। यदि हम देखें यहाँ पर एक चांदन गांव आता है और चांदन गांव के अंतर्गत इसी चांदन गांव के नाम से ही वहाँ पर एक नलकूप है, नलकूप। इस चांदन गांव के अंतर्गत एक नलकूप है। इस नलकूप का नाम आता है चंदन नलकूप, चंदन नलकूप। और इस चंदन नलकूप को कहते हैं थारका घड़ा, थारका घड़ा। आपसे कई बार इसको भी राजस्थान पुलिस के अंतर्गत पुटअप किया गया है, सीधा ही क्वेश्चन कर लिया गया है कि थारका घड़ा किसको कहते हैं? चंदन नलकूप को हम क्या कहते हैं? थारका घड़ा कहते हैं। जस्ट यदि हम देखें, रिवाइज करें इसको, तो भूगर्भिक जलपट्टी लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी है। ये हमारे जो पश्चिमी राजस्थान के लोगों की प्यास में जाती है, इसके अंतर्गत जल उपलब्ध होता है। नेक्स्ट यदि हम देखें, इसी गांव के अंतर्गत सम गांव के अंतर्गत सेवड़ घास होती है जो दुधारू पशुओं को खिलाने व इत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो सेवड़ घास है, इस सेवड़ घास को दुधारू पशुओं को खिलाने के लिए और इत्र बनाने के लिए इस घास का प्रयोग किया जाता है। इसी के अंतर्गत हम देखें, एक नलकूप आता है, नलकूप। जिससे हमारा जल निकलता रहता है, यह नलकूप। इसी को कहते हैं चंदन नलकूप। और जो चंदन नलकूप है ये कहलाता है थारका घड़ा। आपसे सीधा ही प्रश्न कर लिया जाता है थारका घड़ा क्या कहलाता है? थारका घड़ा चंदन नलकूप
कहलाता है। हमारा पोखरण जो है भारत का शक्ति धाम, सीधा ही प्रश्न कर लिया जाता है कि भारत का जो शक्ति धाम है, भारत का शक्ति धाम किसको कहा जाता है? भारत का शक्ति धाम, भारत का शक्ति धाम, भारत का शक्ति धाम किसे कहा जाता है? पोखरण को कहा जाता है। मेरे प्रिय साथियों, पोखरण को क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे भारत के द्वारा जितने भी परमाणु परीक्षण होते हैं वो हमारे राजस्थान के पोखरण की तहसील के अंतर्गत होते हैं। इस कारण से इसे भारत का शक्ति धाम भी कहते हैं। यदि हम इसके अंतर्गत और देखते हैं, हमारा जो राष्ट्रीय मरुउद्यान अभ्यारण्य है, इस राष्ट्रीय मरुउद्यान अभ्यारण्य के अंतर्गत क्या होता है? एक गांव आता है आकल गांव, आकल गांव। इस आकल गांव के अंतर्गत हमारे आकलबुढ़ फॉसिल्स पार्क स्थित है। मैं कह दूं यहाँ पर 25 करोड़ वर्ष पुराने काष्ठ जीवाश्म के अवशेष इसी अभ्यारण्य में देखे गए हैं। यदि कह दिया, आपसे सीधा ही प्रश्न आता है, काष्ठ जीवाश्म के जो अवशेष पाए गए हैं वो अवशेष हमें किस अभ्यारण्य से पाए गए हैं? वो अवशेष हमें पाए गए हैं राष्ट्रीय मरुउद्यान अभ्यारण्य के अंतर्गत। आकल जो गांव आता है, ये आकल गांव हमारा जैसलमेर के अंतर्गत आता है। आकलबुढ़ फॉसिल्स पार्क जो है वह भी हमारा राष्ट्रीय मरुउद्यान अभ्यारण्य है। ये हमारा इंग्लिश में नाम है और ये हमारा हिंदी में नाम है। किसी प्रकार से अधिकांश जो प्रश्न आया है अभी तक ये आया है आकलबुढ़ फॉसिल्स पार्क जो किस अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है? तो आकलबुढ़ फॉसिल्स पार्क हमारा आता है जैसलमेर के अंतर्गत, राष्ट्रीय मरुउद्यान अभ्यारण्य के अंतर्गत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय साथियों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक इसे मैं लोहागढ़ भूमि से, पावन भूमि से सुखबीर सर भारतपुर माय यूट्यूब चैनल, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। हम रट गाड़ देंगे राजस्थान जीके के अंतर्गत। आपसे किसी भी राजस्थान की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, किसी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटेगा। और अपना और मेरा विश्वास बनाए रखें। थैंक्स।